हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि हम लेसन 3 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम राजपूत कालीन किस तरीके से उनका उदय हुआ, क्या स्टेप बाय स्टेप किसका शासनकाल आया, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और फ्रेंड देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजपूत कालीन की शासन व्यवस्था, आर्थिक, धार्मिक एवं साहित्य, ठीक है। ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो बहुत ही शॉर्टली हम डिस्कस करने वाले। फ्रेंड देख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा दिया है, क्योंकि आप सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि हम इस तरीके से कैसे याद करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ शासन व्यवस्था पूरा इस तरीके से दिया है, लेकिन फ्रेंड्स नोट्स के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप सभी को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी के साथ अपनी जो नोट्स है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नोट्स बनाया ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजपूत कालीन की शासन व्यवस्था क्या थी, आर्थिक जीवन क्या था, भाषा एवं साहित्य क्या था, कला एवं स्थापत्य, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राजपूत कालीन की शासन व्यवस्था क्या थी। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि शासन व्यवस्था में कि राजपूत युग में वंशानुगत राजतंत्र सर्वमान्य एवं शासन पद्धति थी। यानी जो राजपूत कालीन थी, ठीक है, प्राचीन काल से आप सोचते हो जो राजा होता है उसका ही वंश का आगे राजा बनता है, तो इस तरीके से इसमें भी ऐसा ही प्रोसेस था। यानी राजपूत युग में वंशानुगत राजतंत्र सर्वमान्य और शासन पद्धति यानी वंशानुगत राजतंत्र ही प्रचलित था राजपूत काल में। पहला लाइन क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और फ्रेंड्स मेरा यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं जितना भी आप सभी को पढ़ाऊं आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया कि राजपूत युग में वंशानुगत राजतंत्र सर्वमान्य शासन पद्धति थी। सेकंड जो पॉइंट कहता है, इसीलिए हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है ताकि दिक्कत ना हो। देखिए सेकंड जो पॉइंट कहता है कि राजपूत कालीन में जो राजा की स्थिति थी वो सर्वोपरि थी, यानी राजा को वहां पे सबसे ऊपर रखा जाता था, ठीक है। एक पॉइंट हमने डिस्कस किया कि वंशानुगत जो भी है शासन व्यवस्था वो चलती आ रही थी और राजा को सर्वोपरि रखा जाता था। उसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट कहता है कि न्याय तथा सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी जो भी न्याय और जो भी सेना था उसका एक सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था ताकि कोई भी मनमानी ना करे, ठीक। तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट ये कि राजा देवता का प्रतीक माना जाता था। अब फ्रेंड्स ये तो जाहिर सी बात है ना, क्योंकि राजा को सर्वोपरि माना जाता था जो इसकी स्थिति थी, तो वहां पे जो भी राजा थे उनको देवता के समान वो लोग मानते थे, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी राजा को देवता का प्रतीक माना जाता था। आप देख सकते हो राजा का कितना सर्वोपरि स्थान था, राजा देवता का प्रतीक माना जाता था। और उसके बाद देखो कि इस काल में शासन के क्षेत्र में सामंतवाद का पूर्ण विकास होता था, यानी जो आपका राजपूत काल था इसमें सामंतवाद का मतलब आप कह सकते हो कि पूरा मतलब जनसाधारण लोग को तो मतलब बिल्कुल ही पिछड़ा कर दिया था। जो कुछ भी काम या कुछ भी निर्णय लेना होता था वो तो सामंतवाद थी, इसीलिए यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पे बहुत ज्यादा उसमें दिया था। बट आप इतना ही याद कर लेना कि इस काल में शासन के क्षेत्र में सामंतवाद का पूर्ण विकास देता था या हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखो कि राजपूत का संपूर्ण राज्य जो थी वो छोटी छोटी जागीरों में विभक्त था, यानी राजपूत का जितना भी संपूर्ण राज्य था वो क्या था कि छोटी छोटी जागीरों में विभक्त हो गया था, यानी बट गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, तो ये याद कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए जो सम्मान थे उनको किस नाम से उपाधि, क्योंकि उनका ही स्थान सर्वोत्तम हो गया था। आप देख सकते हो सामंत को महाराज, महासामंत, मंडलेश्वर की उपाधि धारण करते थे जो वहाँ के सामंत थे। और फ्रेंड देखिए ग्राम पंचायत जो थी वो केंद्रीय शासन से प्रायः स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती थी, यानी वो उस पे डिपेंड जो भी अपना वर्क करना था वो स्वतंत्र रूप से करती थी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि ग्राम पंचायतें केंद्रीय शासन से प्रायः स्वतंत्र होकर अपना कार्य
करती थी। दैट्स क्लियर। तो ये तो था पूरा आपका, देखिए बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखा है और आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर याद भी हो जाएगा, कोई मतलब भारी भी नहीं है। और फ्रेंड इस टॉपिक से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजपूत कालीन की धार्मिक जीवन क्या थी, राजपूत कालीन की आर्थिक जीवन क्या थी, राजपूत कालीन की भाषा एवं साहित्य इसके बारे में थोड़ा बताइए, कला एवं साहित्य के बारे में बताइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप सभी को याद करना होगा। तो आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा शासन व्यवस्था में। ठीक, जब हम लोग जितने भी पॉइंट्स वो डिस्कस कर लेंगे, फिर एक बार 2 से 3 मिनट में पूरा डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन भी बहुत इजीली तरीके से आपको याद हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण है। देख सकते हो आर्थिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण, आप इसको बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हो। मैंने बस लिखा है कृषि मुख्य साधन थी। फ्रेंड्स आपका लिखने का तरीका क्या होगा, आप लिखेंगे कि राजपूत कालीन में जो कृषि थी वो इनकी मुख्य साधन थी। ठीक इस तरीके से आप लिखेंगे, यानी राजपूत कालीन में कृषि का जो स्थान था वो सबसे ज्यादा था, इसी से इनका जो भी आर्थिक या आप कह सकते हो बहुत ज्यादा उन्नतशील था। तो कृषि इनका मुख्य साधन था। किसका, तो राजपूतों का। और देखिए फ्रेंड्स उत्पादकता के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण, सबसे महत्वपूर्ण भूमि का वर्गीकरण किया गया था। उत्पादकता की दृष्टि से भूमि का वर्गीकरण 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया था। अब 3 भाग कौन कौन सा है, आइए इस पे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें था वाहिद, यानी सबसे पहले वाहिद। सेकंड जो था वो था आपका अकृष्ट, और थर्ड जो था ये था ऊषर। फ्रेंड देखिए नाम आप याद कर लीजिएगा कि राजपूत काल में उत्पादकता के श्रेणी से मतलब कि उत्पादकता के हिसाब से भूमि को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया था, या कौन कौन से नाम जाने जाते थे, तो 3 भागों में। और देखिए फ्रेंड 3 नाम थे, जो वाहिता, अकृष्ट और ऊषर। और फ्रेंड्स हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वाहिद क्या है ना, अकृष्ट क्या है, ऊषर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड जो खेत में जो कुछ भी लगाया जाता है, अगर मान लीजिए कोई भी फसल उसमें लगा दिया जाता है, जब बोया जाता है तो तब वहां के लोग उसको क्या बोलते थे, वाहिद। अभी इस टाइम हम लोग बोलते हैं ना कि खेत में फसल लगी है या कुछ फसल लगाया गया है या बोया गया है, बट वहां राजपूत कालीन में ये नहीं बोला जाता था, बोला जाता था ये कि वाहिद, यानी अभी खेत में वाहिद है, यानी सिंपल अगर हम कहें यानी खेत में जो बोया गया है। ठीक है, बात करते हैं अकृष्ट की। तो अकृष्ट क्या होता है, तो अकृष्ट का नाम से ही पता चलता है कि जिसमें खेती न की जाए। ठीक है, अकृष्ट जिसमें खेती नहीं होता है, तो उसे राजपूत काल में क्या बोलते थे कि ये अकृष्ट है। ठीक है, बात करें अगर ऊषर, तो जहां बीज न लगता है, ठीक है, जहां पे बीज ही न लगता है वहां पे लोग वहां पे ऊषर बोलते हैं। तो वाहिद क्या बोलते हैं, तो जहां पे जिस खेत में फसल लगाया जाता है या बोया जाता है उसको हम वाहिद बोलते हैं, और जहां पे खेती ना की गई हो वहां अकृष्ट बोलते हैं, और जहां पे बीज ना लगती हो वहां पे हम ऊषर बोलते हैं। तो इस तरीके से इनका आर्थिक जीवन जो डिपेंड था वो सबसे ज्यादा जो था वो कृषि पर था। ठीक है, इन कृषि जो थी इनकी मुख्य साधन थी, वो बहुत ज्यादा उन्नतशील थी, आप ये भी कह सकते हो। और उत्पादकता के हिसाब से भूमि की वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, वाहिद, अकृष्ट, ऊषर। वाहिद मतलब जो बोया गया, अकृष्ट मतलब जिसमें खेती न की गई, और ऊषर मतलब जहां बीज न लगते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़े, देखिए सिंचाई रहट से होती है, थोड़ा ब्लर आप सभी को दिख रहा होगा बट मैं आप सभी को बोल दे रही हूँ। जो सिंचाई होती थी वो रहट से होती थी। किससे, तो इस नाम देखिए लिख दे रही हूँ, जो सिंचाई होती थी वो रहट, यानी आप कह सकते हो कि वहां पे रहट बोला जाता था। ठीक, रहट के नाम से ऐसा भी पूछ सकता है रहट किस काल से संबंधित है और क्या करता है। तो फ्रेंड रहट जो है वो राजपूत काल से संबंधित है, और ये सिंचाई के काम करने के लिए इसको लाया जाता है, तो यानी सिंचाई रहट से होती थी। और देखिए फ्रेंड लोहे से अस्त्र शस्त्र एवं धातुओं से बने बर्तन तथा आभूषण बनाने का भी व्यवसाय होता था, यानी लोहे से अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, धातुओं से बने बर्तन भी बनाए जाते थे, और सबसे महत्वपूर्ण आभूषण भी बनाया जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको आप बहुत ही इजीली तरीके से याद कर सकते हो आर्थिक जीवन में। यानी जो उनका मुख्य साधन था वो कृषि था। उत्पादकता की श्रेणी से उसको 3 भागों में बांट दिया गया था, वाहिद, अकृष्ट, ऊषर। ठीक है, और जो सिंचाई
सिंचाई की जाती थी वो रहट से होती थी, और लोहे से अस्त्र शस्त्र एवं धातुओं से बने बर्तन आभूषण बनाने का व्यवसाय होता था। देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजीली तरीके से याद हो गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो धार्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण की इस युग में ब्राह्मण तथा जैन धर्म अत्यधिक लोकप्रिय थे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये याद कर लीजिएगा, यानी जो आपका राजपूत कालीन था, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म अत्यधिक लोकप्रिय था, तो उसमें ब्राह्मण आ जाता है और जैन आ जाता है। ठीक है, उस टाइम अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो वो पतन की ओर आप कह सकते हो अग्रसर हो रहा था। तो जो राजपूत कालीन था इसमें सबसे ज़्यादा जो अत्यधिक लोकप्रिय धर्म था वो था ब्राह्मण और जैन। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यही याद कर लीजिएगा, अगर पूछे राजपूतों की धार्मिक जीवन तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स की इस युग में ब्राह्मण तथा जैन धर्म क्या थे, अत्यधिक लोकप्रिय थे। और देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो पॉइंट कहता है कि इस धर्म में, यानी जो आपका राजपूत कालीन था, इस धर्म में विष्णु, सूर्य, शिव और देवी देवताओं का पूजा भी करते थे, क्योंकि पूजा करते थे तो जाहिर सी बात है कि इनकी मंदिरें भी बनवाई गई थी। ठीक, तो विष्णु का हो गया, शिव जी का हो गया, सूर्य भगवान का हो गया, ये जितने भी देवी देवताएं, यानी आप कह सकते हो ऑल जितने भी देवी देवताएं हैं उनकी मंदिरें बनवाई जाती थी, और जब मंदिरें बनवाई जाती थी तो पूजा करवाई जाती थी या वो लोग करते थे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, पहला पॉइंट ये कि ये ब्राह्मण और जैन धर्म अत्यधिक लोकप्रिय था, और दूसरा कि विष्णु, सूर्य तथा आदि देवी देवताओं का पूजा आराधना मंदिर बनवाया करते थे। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो भक्ति संप्रदाय के आचार्यों में रामानुज एवं माधवाचार्य के 8 नाम उल्लेखनीय है, यानी राजपूत कालीन में भक्ति संप्रदाय के लोग भी इससे संबंधित थे। आप कह सकते हो आचार्यों में रामानुज एवं माधवाचार्य के अतिरिक्त 8 नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। उसके बाद देखिए अनेक राजवंशों ने, यानी आप ये भी मान के चलिए अत्यधिक लोकप्रिय तो ब्राह्मण और जैन धर्म था, लेकिन बहुत सारे राजवंशों ने शैव धर्म को भी अपनाया था। ठीक है, शैव धर्म को भी अपनाया था, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था, है ना, जब हम राजपूत कालीन का कौन सा शासक किस टाइम में, तो हमने महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखे थे कि किस धर्म को अपनाया, कौन सा शक्तिशाली। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे ना, तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बहुत ही अच्छे से, या फिर आप प्लेलिस्ट को सिंपल मतलब लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, जितने भी आपके 7 सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर के, और स्टेप बाय स्टेप आप सभी को वीडियो मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अनेक राजवंश जो राजपूत कालीन के थे वे शैव धर्म को भी अपना लिए थे। 4th पॉइंट अगर हम बात करें, शैव संप्रदाय के अंतर्गत ये भी मत प्रचलित था कि पाशुपत, कापलिक, कालुक, यानी ये शैव धर्म से ही अंतर्गत आया है। पाशुपत हो गया, कपालिक हो गया या कालुक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी शाक्त, यहाँ पे शाक्त संप्रदाय भी अधिक लोकप्रिय था। देखिए हमने 3 पॉइंट सबसे अधिक लोकप्रिय की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण जैन धर्म था, उसके बाद शैव धर्म को भी अपनाए थे। अब देखिए फ्रेंड, उसके बाद देखिए शाक्त धर्म को भी बहुत सारे मतलब कि राजवंश थे जो कि अपनाए थे शाक्त संप्रदाय को। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस काल में यानी जो राजपूत कालीन था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की इसमें लोग आराधना करते थे, पूजा करते थे, ये सब कुछ तो करते ही थे, बट यहाँ के लोग जो थे वो अंधविश्वास, यानी आप कह सकते हो कि जादू टोने पर भी विश्वास करते थे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इस काल में महात्मा बुद्ध को, विष्णु को, यानी आप कह सकते हो कि जो इस टाइम महात्मा बुद्ध को विष्णु का लोग अवतार मानते थे और उनका विशेष स्थान देते थे। किसको? तो महात्मा बुद्ध को। अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म, वैसे आपको पता है कि पतन की ओर था, लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे उनका विष्णु का रूप मानते थे, अवतार मानते थे और उनका विशेष स्थान देते थे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भाषा एवं साहित्य की। भाषा एवं साहित्य की मुंज एक उच्च कोटि का क्या था? कवि था। और फ्रेंड देखिए, नौ एवं सांख्य चरित्र की रचना किसने की है? तो पद्म गुप्त ने किया है। और अगर हम बात करें 10 रूपक की रचना किसने किया है? तो धनंजय ने। बहुत
ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। यानी भाषा एवं साहित्य की बात करें तो राजपूत कालीन में सबसे उच्च कोटि का अगर हम कवि की बात करें तो वो मुंज था। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें 9 सहसांक चरित्र की रचना किसने की है, फ्रेंड्स ये 10 रूपक हो गया और 9 सहसांक चरित्र की रचना किसने की है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। यानी 9 सहसांक चरित्र की जो रचना की है वो पद्म गुप्त ने किया है और 10 रूपक की जो रचना की है वो धनंजय ने किया है। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएंगे, बट डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी होंगे। अभी आप जस्ट याद करेंगे बट भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको कई बार रिपीट करते हो तो बहुत ही इजीली तरीके से याद हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, भोज जो कि हमने देखा भी था, भोज अपनी काव्य प्रतिभा से क्या था, विख्यात हुआ था। अब लास्ट आज का पॉइंट है कला एवं साहित्य। कला एवं साहित्य की बात करें तो इस काल की वास्तुकला की मुख्य कृतियां मंदिर है, ठीक है। यानी जो राजपूत कालीन थी वास्तुकला की अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण कृतियाँ थी वो क्या थी, मंदिर थी। और देखिए फ्रेंड्स, इस काल में 3 शैलियाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी राजपूत कालीन से इतना ही बस आप याद कर लीजिएगा। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर बहुत मतलब कला एवं साहित्य से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो बस आप 3 शैलियाँ किससे संबंधित है, पहला प्रश्न तो यही किस काल से संबंधित है, तो राजपूत काल से संबंधित है, इतना आप सभी याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो 3 शैलियाँ कौन कौन सी है, तो नागर हो गया, द्रविड़ हो गया, उसके बाद देखिए वेसर हो गया। ये 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था कला साहित्य। अब चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए हमने राजपूत कालीन की चारों टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, शासन व्यवस्था, आर्थिक जीवन, भाषा एवं साहित्य एवं कला एवं स्थापत्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, आइए एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। राजपूत कालीन की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो राजपूत युग में वंशानुगत राजतंत्र ही प्रचलित था। राजा की स्थिति सर्वोपरि थी, न्याय तथा सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा जो था उसको देवता का प्रतीक माना जाता था। और फ्रेंड्स इस शासन काल में क्षेत्र में इस काल में शासन के क्षेत्र में सामंतवाद का पूर्ण विकास हो गया था और राजपूतों का संपूर्ण राज्य जो थी छोटी छोटी जागीरों में बढ़ चुकी थी। और देखिए जो सामंत थे वो महाराज, महासामंत, मंडलेश्वर की उपाधि धारण करते थे और ग्राम पंचायतें केंद्रीय शासन से प्रायः स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती थी। तो ये था शासन व्यवस्था। आर्थिक जीवन की बात करें तो ये तो बहुत ईजी है। आर्थिक जीवन यानी कृषि मुख्य साधन थी। उत्पादकता के हिसाब से भूमि की वर्गीकरण, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया था। वाहिद, अकृष्ट, ऊषर। यानी वाहिद का मतलब जो बोया गया, अकृष्ट का मतलब जिसमें खेती न की गई और ऊषर का मतलब जहां बीज न लगता हो। उसके बाद देखिए सिंचाई जो है वो रहट से होती थी। लोहे से अस्त्र शस्त्र एवं धातुओं से बने बर्तन का आभूषण बनाने का व्यवसाय होता था। बात करें धार्मिक जीवन तो इस युग में ब्राह्मण तथा जैन धर्म अत्यधिक लोकप्रिय थे। विष्णु, शिव धर्म आदि देवी देवताओं का पूजा होता था। भक्ति संप्रदाय के आचार्यों में रामानुज एवं माधवाचार्य के 8 नामें उल्लेखनीय है और अनेक राजवंशों ने शैव धर्म को अपनाया और शैव धर्म संप्रदाय के अंतर्गत मत है प्रचलित हुआ कि पाशुपत, कापलिक, कालुकीय इसी से प्रचलित हुए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, शाक्त संप्रदाय भी अधिक लोकप्रिय और जादू टोने पर भी विश्वास हो गया था और इस काल में महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता था। और फ्रेंड्स भाषा एवं साहित्य की अगर हम बात करें तो मुंज एक उच्च कोटि का कवि था। उसके बाद 9 सहसांक चरित्र की रचना पद्म गुप्त ने किया। 10 रूपक की रचना धनंजय ने किया। भोज अपनी काव्य प्रतिभा से विख्यात हुआ। कला साहित्य की बात करें तो इस काल की वास्तुकला की मुख्य कृतियां मंदिर ही थी और 3 शैलियां इसी से प्रचलित है, नागर, द्रविड़, वैसर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जितना भी हमने डिस्कस किया है राजपूतों का उदय किस प्रकार से हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, ये बहुत ही शॉर्ट में और हम बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी आप सभी इस चैनल के माध्यम से पढ़े बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, ठीक है। हम जो कुछ भी पढ़े और आप सभी को अगर याद हो जाता है तो क्या पता वही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछ दे और बहुत ही ईजिली तरीके से आप याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, साइंस की क्लास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।